ओके स्टूडेंट्स, सी अभी हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। देखिए एक्चुअली मैं जो लाइव क्लास होता है हमारा हर थर्सडे को, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, बट कुछ न्यूमेरिकल जो बड़ा न्यूमेरिकल्स है इसलिए मैं उसको यहाँ पे बता दूंगा, और जो एकदम कंसेप्ट वाइज छोटा न्यूमेरिकल्स है मैं उसको लाइव में बताऊंगा। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। क्वेश्चन बोला है ब्लॉक ऑफ मास 30 kg, यानी ये जो मास है ये कितना है 30 kg, यानी हम लिखते चले जाएंगे। न्यूमेरिकल्स बनाने का आपको तरीका बताया है, जो गिवन है उसको लिखना है, यानी मास दिया हुआ है 30 kg, मास दिया हुआ है 30 kg, इज पुल्ड अप इन अ स्लोप, स्लोप पे इसको ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड अप्लाइंग द फोर्स 200 न्यूटन, यानी इस पे फोर्स लगाया जा रहा है 200 न्यूटन। ठीक है, पैरेलल टू द स्लोप द इनिशियल पोजीशन A to B, A से B तक ले जाया जा रहा है। नंबर 1 में पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फुट। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेस हो रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 3 मीटर, डायग्राम में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर और हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है डायग्राम में, ये डायग्राम आपका क्वेश्चन में ही है, डायग्राम दिया हुआ है 1.5 मीटर हाइट। तो हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन गिवन था हमने सब लिख दिया। सेकंड टास्क क्या होता है हमारा, सभी यूनिट को सेव करना। तो देखिए सारे ही एसआई में है, फोर्स न्यूटन में है, मास केजी में है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मीटर में, यानी सभी एसआई यूनिट में है, कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा वर्क डन फॉर द फोर इन मूविंग द ब्लॉक A to B, यानी ये A से B तक मूव करने में कितना वर्क लगा। वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कितना है 200 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है A to B, कितना 3 मीटर, यानी कितना हो गया 600 जूल। वर्क कितना हो गया 600 जूल, आंसर वर्क हो गया 600 जूल आंसर। ठीक है, देखिए चलिए क्या हो गया, वर्क हो गया 600 जूल, वर्क क्या हो गया 600 जूल। समझ में आ गया, वर्क का सिंपल फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है A to B, तो A to B का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 3, तो यहाँ पे हमने 3 बढ़ा दिया 600 जूल। अब क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द ब्लॉक, यानी ये ब्लॉक पोटेंशियल एनर्जी। आप मतलब बोलेंगे कि सर जब मैं इसको यहाँ पे खींच रहा हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा, क्योंकि ये हाइट पे आ गया। पोटेंशियल एनर्जी होता है तब जब आप उसको धरती से कुछ हाइट पे उठाते हैं, उसमें या उसके शेप को, साइज को, पोजीशन को चेंज करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन याद कीजिए, अगर हम चेंज करते हैं शेप को, चाहे उसको बेंड करके, तान के, शेप या साइज को या उसके पोजीशन को जब चेंज करते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा mgh। ठीक है, और यहाँ पे जो ये h है ये किसके बराबर है cb, इसका जो cb है यही तो h है, ये जो h है ये क्या है cb ही तो है, cb है ना, ये cb ही तो इसका h हाइट है। तो m दिया हुआ है 30, g का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h दिया हुआ है 1.5 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से 10 कैंसिल, 15 से 45, 450 पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए ये जूल में ही होगा, यानी 450 जूल आंसर। बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल होता है। बस देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने
और मेरे सामने भी जब सॉल्व करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख लेंगे ना, वो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। वो इतना बड़ा क्वेश्चन दे देंगे और डायग्राम देखेंगे तो वो पहले ही बोल देंगे कि ना मुझसे नहीं बनेगा ये। जब आपने ये सोच लिया कि मुझसे नहीं बनेगा तो 100% आपसे नहीं बनेगा। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझसे बन जाएगा तो आप ट्राई कीजिए, नहीं 100% तो 90% जरूर सॉल्व करके आएंगे आप। लेकिन अगर क्वेश्चन छोड़ देंगे, एक्चुअली अगर आप अच्छे से, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़े तो आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर कभी भी देता नहीं है। स्टूडेंट बोलते हैं सर सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा, नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं पूछता है। बोर्ड का एग्जाम जो होता है उसमें जो क्वेश्चन पेपर तैयार होता है वो बहुत मतलब उसका रिसर्च होता है, उसमें क्वेश्चन पेपर डाला जाता है, क्वेश्चन किसी को भी पता नहीं होता है क्या क्वेश्चन है, एकदम सिलेबस टू सिलेबस होता है। बस आपका जो है नॉलेज कम होता है क्योंकि आप उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है, ऊपर क्वेश्चन आंसर याद कर जाते हैं। अगर जिस तरह से मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर आप पूरा इस तरह से कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं। मैं आपको देखिए क्वेश्चन आंसर नहीं दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन आया तो आंसर लिख देते हैं स्टूडेंट, नहीं आया तो छोड़ देते हैं। बट अगर कंसेप्ट आप पढ़ के जाएंगे पूरा का पूरा, तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा आप आंसर लिख देंगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं, एकदम सिंपल है। रूल फॉलो करना है, 4 रूल फॉलो करना है। पहला रूल जो गिवन है उसको लिख देना है, दूसरा रूल सबके यूनिट को सेम करना है, तीसरा रूल जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख देना है, और चौथा रूल जिसका वैल्यू जहां पड़े वहां पे पुट करके कैलकुलेट कर देना, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको देख के और आगे करते हैं। Okay, now students see this numericals. Okay, ये numericals को देखिए। एक्चुअली आपको क्लास 10 में है, इसलिए मैं कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बोर्ड में क्या न्यूमेरिकल्स पूछ देगा, किस टाइप से पूछेगा नहीं पता, इसीलिए हर टाइप के न्यूमेरिकल को करेंगे। लाइव क्लास में भी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, क्योंकि लाइव क्लास में वीक में एक दिन लाइव क्लास होता है, तो उसमें सारा न्यूमेरिकल बताना संभव नहीं होता है, इसलिए मैं लाइव क्लास में भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से बताऊंगा और यहाँ पे जनरल से भी न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन है, और डैम waterfall at a rate of 1000 kg per second, यानी क्या हो रहा है, डैम से वाटर फॉल हो रहा है 1000 kg पर सेकेंड से, ठीक है, फ्रॉम ए हाइट ऑफ, एक क्वेश्चन केजी है या किलो है, तो वाटर फॉल एट a rate of 1000 kg per second फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर, यानी हाइट दे दिया है 100 मीटर, राइट। पूछ रहा है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दे, ये नंबर पूछ रहा है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला तो वही होता है सर, mgh, फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा ना। यानी ये बोल रहा है कि एक डैम से वाटर फॉल हो रहा है एट अ रेट ऑफ 1000 किलोमीटर केजी पर सेकेंड, यानी 1000 केजी वाटर गिर रहा है हर सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम क्या बोल रहा है, पर सेकेंड गिर रहा है, यानी 1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, यानी 1000 केजी मास दिया हुआ है 1000 केजी, यानी 1000 केजी वाटर हर 1 सेकेंड में गिर रहा है, कितने हाइट से, 100 मीटर हाइट से। अब नॉर्मली स्टूडेंट गलती करते हैं यहीं पर, अब वो ये सोचते हैं कि केजी पर सेकेंड है, केजी पर सेकेंड है, तो ये किसका यूनिट हो गया। हाँ, अगर मीटर पर सेकेंड होता तो वेलोसिटी होता, ये केजी पर सेकेंड है, आगे इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सिंपल कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डैम से वाटर जो फॉल कर रहा है वो 1000 केजी फॉल कर रहा है हर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1000 केजी फॉल कर रहा है, यानी मास 1000 केजी, तो टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, हाइट दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। mgh, m कितना है 1000,
जी कितना है 9.8 और हाइट दिया हुआ 100 मीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 9.8 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, याद रखिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बोलेगा आंसर लिखने तो यही होता है, पॉइंट के पहले कोई नंबर, पॉइंट के बाद कोई नंबर और 10 टू द पावर समथिंग, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आंसर। मैं चाहूँ तो इन सबको मल्टीप्लाई, मैं यहाँ चाहूँ तो लिख सकता हूँ 9 8 1 2 3 4 98 और 4 2 0 लिख सकता हूँ, ये भी आंसर सही है। अगर मैं इसको 98 1 2 3 4 लिखूँ तो भी ठीक, फिर पॉइंट हटेगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मैंने दिया है। यानी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकल गया 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस समझने का। इस क्वेश्चन में ए नंबर बनाने के लिए जो दमदार पॉइंट था वो ये था, इसको समझना कि आखिर ये है क्या। ये क्या है, इसी एक चीज में आपको टाइम भी दिया हुआ है और इसी एक चीज में आपको मास भी दिया हुआ है, बस आपको पहचानना है कि मास कितना है, टाइम कितना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, बी नोट करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है assume that 60% of energy of falling water is converted to electrical energy। बी बोल रहा है कि 60% जो एनर्जी है वाटर फॉलिंग का वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बोल रहा है बताइए कि उस जनरेटर का पावर कितना है। तो सबसे पहले जो ये एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसके बराबर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट, यानी 60% एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इसको तो क्या होगा, फॉलिंग वाटर एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर यानी mgh, यानी क्या हो जाएगा mgh। फॉलिंग वाटर का एनर्जी क्या था, ये फॉलिंग वाटर का है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो फॉलिंग वाटर का एनर्जी mgh। तो अब कितना परसेंट, 60% ऑफ एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, यानी ये क्या हो गया 60% ऑफ 60% the falling water 60% convert to electrical energy। किसका 60%, क्वेश्चन में बोल रहा है 60% कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसका 60%, जो फॉलिंग वाटर का एनर्जी है उसका 60%। तो 60% ऑफ फॉलिंग वाटर ऑफ एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, यानी ये 60% जो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये 60% एनर्जी किसका, फॉलिंग वाटर का। ये क्या हो गया 60/100 इंटू mgh, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, और यहाँ पे वर्क क्या है, यहाँ पे जो वर्क है किसका कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। यहाँ जो वर्क है वो क्या है, एनर्जी है, यानी यहाँ हो जाएगा 60/100, क्योंकि वर्क जो होता है यहाँ पे जो वर्क है अप्रोक्सीमेटली एनर्जी के इक्वल है। यहाँ पे जो वर्क है काम इससे लिखना कुछ गलत हो जाएगा, सिंपल समझिए कि यहाँ पे जो वर्क है वो क्या है,
एक तरह का एनर्जी है, क्योंकि ये वर्क कैसे हो रहा है, इतना % एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी यहाँ पे वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी के इस एनर्जी के इक्वल है, यानी 60/100 इंटू mgh बाय टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो सॉल्व कीजिए 60/100 इंटू n कितना है 1000 और g कितना है 9.8 और h कितना है 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपका 60 इंटू 9.8 इंटू 1000। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जितना हो जाएगा उतना वाट आंसर कैलकुलेट कीजिएगा, पावर इसको निकल जाएगा। इसको घर पे बैठे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू का। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड तो आता ही है, पॉइंट हटाएंगे, हाँ 98 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ कर देंगे। ठीक है, तो इतना वाट आंसर कितना आएगा, इतना वाट आंसर, ये कैलकुलेट घर पे कीजिएगा आप लोग। तो सिंपल सा कहने की बात ये है, फर्स्ट पार्ट को समझ में आएगी आपको। सेकंड पार्ट में बोल रहा है assume that 60% of energy of falling water is converted to electrical energy। अभी देखिए मैंने ये न्यूमेरिकल ऐसे बनाया है, आप 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मुझे सेम न्यूमेरिकल दीजिए, सेम नहीं रहेगा कंसेप्ट, आंसर सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट जो है मैं रटा नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है मैं समझ के आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको जब जब कुछ सीखेंगे नया नया तो आपको इसमें नया नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए, इसका पावर कितना होगा 60 इंटू 9.8 इंटू 1000 वाट। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कितना आंसर आ जाएगा। इसमें सिंपल से बोला था 60% ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कितना % फॉलिंग वाटर का एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 60%। तो 60% ऑफ एनर्जी फॉलिंग वाटर मतलब इनिशियल एनर्जी, इनिशियली तो फॉलिंग कर रहा था वो mgh, इसको कैलकुलेट कर दिया, आंसर निकल गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, नाउ सी द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। इसका डेरिवेशन भी है, बट आपको सिलेबस से इस बार हटा दिया है, डेरिवेशन नहीं करना है। ओके, अगर सिलेबस में रहता तो मैं इसका डेरिवेशन भी करा देता कि कैसे टोटल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट आप लोग सिलेबस से हटा दिया तो डेरिवेशन नहीं करना है, बट मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप लोग ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। आप सोच लीजिए ना, अगर 0.0000 जितना जीरो बैठा ना बैठाते जाइए, मान लीजिए इतना 0.0000 और भी 0.1 भी अगर % एनर्जी अगर रह गया इस यूनिवर्स में, तो इस पूरे पृथ्वी को खत्म होने में एक से 2 सेकंड लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ आपके कारण 0.1 एनर्जी रह गया, मतलब वो पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, वो रह गया इस जगह पर, तो सोचिए आप जैसे कितने इंसान हैं, राइट। हर वर्ड में एनर्जी होता है, अगर आप बात कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, मैंने ऐसे ताली मारा उसमें भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, खाना बना रहे हैं वो भी एनर्जी है, हम चल रहे हैं फ्रिक्शन हो रहा है वो भी एनर्जी है, गाड़ी चल रहा है उसमें भी एनर्जी है, इंजन चल रहा है उसमें भी एनर्जी है, राइट। कहीं पे मारपीट हो रहा है उसमें भी एनर्जी लॉस हो रहा है, कहीं पे मैं बोल रहा हूँ, राइट, उसमें भी एनर्जी लॉस हो रहा है, पंखा चल रहा है, तो दुनिया में कितने सारी एनर्जी है। अगर पूरी दुनिया का हर एक इंसान कुछ भी काम करे और भी 0 लगा दीजिए, ठीक है, इतना एनर्जी भी अगर कन्वर्ट ना हो, इतना ही सिर्फ रह जाए, ये सिर्फ इतना छोटा अमाउंट नहीं है, अगर ये इतना सारे वर्ल्ड के अमाउंट को मिलाएंगे तो पूरा पृथ्वी 1 से 2 सेकंड में ही गर्म होकर पिघल जाएगा। ठीक है, सोचिए इतना कम एनर्जी से भी क्या होता है। इसलिए नेचर जो है ये जिसने भी ये दुनिया बनाई है, अब हम उसे अल्लाह बोले, भगवान बोले, गॉड बोले, वाहिगुरु बोले, कुछ भी बोले, राइट, जिसने भी संसार को बनाया है, जिस एनर्जी ने संसार को बनाया है, उसने एनर्जी को कंजर्वेशन रखा है। मतलब क्या किया, टोटल एनर्जी कंजर्व रखा है,
और क्या होता है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण आज भी ये अर्थ सुरक्षित है अभी तक। अगर ऐसा नहीं होता तो अर्थ क्या होता है, कब तक खत्म हो चुका होता। चलिए, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी दोनों कंजर्व रहता है। एक केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है तो एक केस में काइनेटिक एनर्जी घटता है और टोटल एनर्जी फिर कांस्टेंट रहता है। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, बॉल ए से लेकर ये मान लीजिए कोई बॉल है जो पॉइंट ए से बी तक गया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इससे जस्ट थोड़े पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। क्यों होगा मैक्सिमम, जबकि यहाँ से बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो जस्ट धरती को जस्ट छोड़ने वाला ही है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, हाइट अगर कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और जब वो ऊपर फेंकते हैं तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत स्पीड हो जाता है, बहुत स्पीड होगा। यानी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जस्ट ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर होता जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेटर होता जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी जो है लेस होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा इसका स्पीड कम होता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा तो उसका हाइट बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल ऊपर जाकर रुक जाएगा, वो पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी रुक गया। अब फिर जब ये नीचे गिरेगा, जब ग्रेविटी इसको नीचे गिरेगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि फिर इसका स्पीड क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा। यानी ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जिस रफ्तार से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उस रफ्तार से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, जिस रफ्तार से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा उस रफ्तार से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, यानी ओवरऑल टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, अगर आपके स्कूल में पढ़ाता है डेरिवेशन अगर पढ़ाता है तो मुझे बोलिएगा तो मैं करा दूंगा, बट मेरे हिसाब से मैंने जो सिलेबस देखा है आपको डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक रखिए, आगे करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट देखिए सिंपल पेंडुलम, आप लोगों को बुक में ज्यादा डेरिवेशन दिया नहीं है इसका, ठीक है। सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, सिर्फ डायग्राम बना दिया, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सिंपल पेंडुलम का ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन जहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम जब यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाता है और फिर वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है, उसे वन टाइम पीरियड बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे गया और फिर रिटर्न यहीं पे आ गया, इसे हम लोग वन टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मतलब इस तरह से मोशन करना, इस तरह से जो मोशन करता है उसे हम लोग टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे हाइट क्या होता है, एकदम कम। क्योंकि अगर ये पोजीशन है धरती का, ये टच हो गया मतलब हाइट 0, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, mgh के इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसके डिपेंड करता है इसके हाइट पर। अब ये क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, जैसे ही इधर मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइट आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होता है। यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ बदल गया, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया क्योंकि अब ये यहाँ पे रुक गया है, इसकी यहाँ आने के बाद ये ऐसे जाएगा, यानी रुक जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो रुक गया है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहेगा। इस पोजीशन पे भी देखिए, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ जाकर रुक जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ जाकर रुक जाएगा, फिर ऐसे आएगा, यानी ये मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। टाइम पीरियड होता है 2.L/g। L मतलब इसका लेंथ, g मतलब पता ही आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पाई तो है, ये हो गया टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला होता है 2.L/g। अब देखिए अगर ये बॉल 5 kg का है, एक और आपने पेंडुलम बनाया सेम जगह
पे रखा और उसका बॉब 10 kg का है, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर बॉल आप 10 kg का बॉब, इसको बॉब बोलते हैं, जो बोला है इसको बॉब बोलते हैं, ये सब जो आपने 9 में पूरा पढ़ा है, इसलिए शायद 10 में आप लोग हटा दिया इस लेवल से। देखिए इसको बॉब बोलते हैं। ये बॉब अगर 5 kg का है, 10 kg का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टाइम पीरियड देखिए फॉर्मूला में कहीं भी मास है नहीं है। इसका मतलब टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे, टाइम पीरियड डिपेंड करता है स्मॉल जी पे। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? अगर मान लीजिए आपने 5 kg का 2 पेंडुलम लिया, एक का ये लेंथ 5 मीटर है और एक का लेंथ को 2 मीटर कर दिया और टाइम पीरियड नापा, तो दोनों का टाइम पीरियड अलग होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो है लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा। स्मॉल जी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये क्या करता है? प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अगर आप हिल एरिया में चले जाएंगे, अगर आप हिमालय पर्वत के हाइट पे चले जाएंगे तो जी का वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर आप एकदम डेप्थ में कोल माइन में चले जाएंगे तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर आप चंद्रमा में चले जाएंगे तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये जी का वैल्यू जो है प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। अगर एक पेंडुलम को आपने यहाँ रखा और एक पेंडुलम सेम लेंथ सेम बॉब का वेट सब कुछ, एक को ले लिया हिमालय पर्वत, तो दोनों का टाइम पीरियड आप चेक करेंगे तो दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग होगा, क्योंकि स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री जो है वहां पे जो अंतरिक्ष यात्री लोग जो घड़ी यूज करते हैं वो ना ही पेंडुलम क्लॉक होता है ना ही वो स्प्रिंग क्लॉक होता है, चाबी देने वाला वो भी नहीं होता है। क्या? क्योंकि पेंडुलम क्या होता है? लेंथ पे डिपेंड करेगा स्मॉल जी पे, जो ग्रेविटी में जाएगा जीरो ग्रेविटी होगा तो पेंडुलम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपका था, आपको बुक्स में इतना ही है, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी मैंने। हम लोग सिलेबस के अनुसार करेंगे, इतना ही करेंगे। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिएगा मुझे बोलिएगा तो मैं आगे करा दूंगा। तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किया, यहाँ तक कंप्लीट किया। ठीक है, हम लोग का जो लाइव क्लास होता है, ठीक है, उस लाइव क्लास में आप लोग ज्वाइन कीजिए। कुछ कम स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट को हर थर्सडे को 4:30 बजे से लाइव क्लास होता है। और आपको मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरी क्लास को भी आपके ऐप में देखिएगा, लाइव का सेक्शन होता है लाइव, ताकि आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो वो अभी किया नहीं हूँ, जब वो करूँगा तो बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए हर थर्सडे को आप लोग का ICSE 10 वाले का जो है लाइव न्यूमेरिकल्स क्लास होगा, तो मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, डायरेक्ट लाइव होता है जूम में। इसलिए मैं अभी से बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, हर थर्सडे को 4:30 बजे से तो पहले से तैयार रहेगा। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।